हमारा अपने जिले के 7 में से 5 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में है। और हमारी पीढ़ी नल में देख रही है, पानी लगातार घटता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो पानी राशन में मिलता जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हमेशा ये दृष्टिकोण रहा है। गोयल साहब, पिछले दिनों आपने देखा अभी SYL का मामला सुलझा नहीं और BBMP विवाद हो गया, 2 राज्यों के बीच जल को लेकर। अब आप देखते हैं, बिहार की मैं बात करूं तो कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है। रमेश गोयल के जल संरक्षण की अपील की जरूरत नहीं रहेगी। आपको कोई नहीं कहेगा कि पानी पाइप लगा के ना दो। हम अपने अतीत की तरफ जाएं। तो यानी आप उस समस्या का हल तो करें। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसे सिरसा की शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, और वो लगातार पर्यावरण की रक्षा के लिए, चाहे वो मैं पानी की बात करूं, चाहे वातावरण की बात करूं, उसको बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। उन्हें कोई जल योद्धा कहता है तो कोई जल स्टार कहता है। गुरु नानक देव जी ने भी गुरबानी के अंदर लिखा है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, यानी कि पानी को उन्होंने पिता का दर्जा दिया है। पानी के बिना हम भी सब जानते हैं जीवन संभव नहीं है। हमारे वेदों में जहां पानी को औषधि का रूप कहा गया है, वहां कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो इन 5 तत्वों का जिक्र नहीं करता। तो मिलवाने जा रहे हैं सिरसा की शान रमेश गोयल जी, एडवोकेट, जो लगातार जल बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। उन्हीं से बात करते हैं। गोयल साहब, आपने इस सब की शुरुआत कहां से की? नमस्कार। मैंने मई 2008 में जल संरक्षण का कार्य विशेष रूप से आरंभ किया। एक अखबार में एक लेख पढ़ा जो आज की पानी की स्थिति है उसके बारे में, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हमेशा ये दृष्टिकोण रहा है। उसी के निमित्त 2-3 दिन चिंतन के बाद मैंने विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला। धीरे धीरे वो अभियान बल पकड़ता गया। मैं तो चला था अकेला, मेला मेरे साथ हो गया, यानी लोग जुड़ते चले गए। और अब तक मैं 500 से ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को या कोई सामाजिक धार्मिक जो भी कार्यक्रम जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं वहाँ इस पर चर्चा करता हूँ। क्यों और कैसे बचाएं जल, ये मुख्य रहता है। उसके साथ ही पर्यावरण के जो दूसरे घटक है, पौधारोपण, पौधा रक्षण, जल ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत और स्वच्छता, ये मेरे मिशन के घटक हैं। और इन घटक को मिलाकर के जो पर्यावरण बनता है उस पर मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। गोयल साहब, शुरू में बहुत परेशानी आई होंगी। आपने कहा कि मैंने 500 स्कूलों के अंदर जाके विद्यार्थियों से शुरुआत की, तो शुरुआती दौर में लोग सुनते थे या अनसुना कर देते थे? जब मैंने शुरू किया तो शुरू में स्कूल के प्रिंसिपल को मैं फ़ोन करता था कि मुझे इस विषय पर आपकी प्रार्थना सभा में 10-15 मिनट का टाइम चाहिए। तो वो सहर्ष, क्योंकि मेरी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पहचान की वजह से सबसे परिचय था, तो मैं जाता और सब लोग उस बात को एप्रिशिएट करते थे। धीरे धीरे अब आज ऐसी स्थिति है कि लोग मुझे बुलाते हैं कि गोयल साहब हमारे इंस्टीट्यूशन में आओ, विद्यार्थियों को कुछ बताओ। और दूसरे ये कि मैं स्वयं इस बात का प्रबंध करता हूँ। जैसे मैं नाथद्वारा एक कथा के कार्यक्रम में गया, 7 दिन मैं वहाँ रहा और 8वां दिन मिला करके, और मैंने 11 प्रोग्राम वहाँ कर दिए जी। 9 स्कूलों में, 2 और प्रोग्रामों में, और जिस कथा प्रोग्राम में गया वहाँ भी। यानी मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी एक लगन रहती है, मिशन बन गया मेरा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकूँ। और जब मैं कोई कार्यक्रम ऐसा करता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वकील होने के नाते मैं अपने क्लाइंट से फीस लेता हूँ, उसकी खुशी कम होती है इस बात की ज़्यादा होती है। एक आम कहावत है कि हमारे दादा परदादाओं ने नदियों में जल देखा, हमारे पिताजी की पीढ़ी ने कुएं में जल देखा, और हमारी पीढ़ी नल में देख रही है। पानी लगातार घटता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो पानी राशन में मिलने लगेगा। मैंने लगभग 10 साल पहले जब ये कहना शुरू किया तो मेरे अपने शुभचिंतक मित्र ये कहते थे गोयल साहब अब पागल हो गए,
और इन्हें कहीं पागल खाने में दाखिल कराना पड़ेगा। पानी भी भला कोई राशन में मिलने वाली बात है। अप्रैल 2018 में साउथ अफ्रीका की केप टाउन में प्रैक्टिकली पानी राशन में हो गया। वहाँ 2000 पॉइंट्स बनाए गए हैं पानी की सप्लाई के लिए और मिलिट्री के हवाले कर दिया गया पानी। और आज भी वहाँ स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो उस समय 25 लीटर पानी मिलने की वो थी ऑर्डर, जो अप्रैल 2023 में 15 लीटर कर दिया गया और ये कह दिया गया कि नहाना नहीं है। यानी पानी की कमी बढ़ती जा रही है। गोयल साहब कहते हैं 70% से ज्यादा पूरी दुनिया की बात करूं तो पानी पानी है, लेकिन पीने योग्य केवल 3% है। निश्चित रूप से पूरे धरातल पर 71% पानी है, शेष 29% में जंगल पहाड़ आदि है। लेकिन वो जो समुद्र भरे पड़े हैं वो पानी हमारे जीवन उपयोगी नहीं है। हमारे जीवन उपयोगी जो पानी है उस कुल पानी का लगभग 1% है। और हम जब भी पानी की चर्चा करते हैं तो उस 1% पानी की बात करते हैं। अभी जो विश्व जल दिवस था 22 मार्च को, उसका ध्येय वाक्य था ग्लेशियर संरक्षण। और अभी जो आज का विश्व पर्यावरण दिवस का जो ध्येय वाक्य है वो है प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव जी। यानी इन बातों को जो हमारे जीवन में एक अभिशाप बनते जा रहे हैं, इनसे हम लोगों को जागरूक करें। समस्या मूल में ये है कि अनपढ़ आदमी उस बात को नहीं समझता, लेकिन शिक्षित आदमी, और मैं तो यूँ कहता हूँ तथाकथित शिक्षित, जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं लेकिन वास्तव में वो शिक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो हमारे भविष्य के लिए अभिशाप बनती जा रही हैं वो भी उन पर चिंता नहीं करते। बहुत दुख होता है जब एक पढ़ा लिखा आदमी खुद या उसका ड्राइवर पाइप लगाकर गाड़ी धो रहा होता है या उसके काम वाली पाइप लगा करके और फर्श धो रही होती है। बहुत दुख होता है कि ये लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि यही स्थिति रही, मेरा एक बात मानना है कि पानी की कमी है नहीं, हमारी लापरवाही से दो बातें हैं। एक तो हम पानी बर्बाद बहुत करते हैं। अब मान लो आपके पास 10,000 लीटर की टंकी हो, आप उसे भरेंगे नहीं तो पानी खाली हो जाएगा। अभी रोज हर घर में सवेरे मोटर चला के टंकी भरते हैं, लेकिन उसे खाली करते हैं। यदि हम थोड़ा सा ध्यान करें कि जो हमारी प्राकृतिक टंकी है, ये जो पाताल लोग जो पानी से भरा हुआ था, और आज उसकी स्थिति ये है कि 2/3 से ज्यादा जल ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके जी। डार्क जोन यानी खतरनाक स्थिति, वहां पानी कभी भी खत्म हो सकता है। 2020 में चेन्नई में ये स्थिति आ गई थी, लेकिन बरसात जल्दी होने के कारण वहाँ सुधार जल्दी हो गया। 2024 में कर्नाटक पूरा पानी की समस्या से जूझ रहा था। 240 जल ब्लॉक में से 223 डार्क जोन में जा चुके। सीएम की कोठी पर पानी टैंकरों से सप्लाई हो रहा था। आम आदमी की क्या स्थिति होगी। सरकार ने ही नहीं, सोसाइटियों ने ऑर्डर कर दिया था कि जो आदमी पानी बर्बाद करता मिल गया उसको 5,000 रुपये जुर्माना होगा। अभी हमारे हरियाणा में ये स्थिति है कि 2/3 से ज़्यादा जल ब्लॉक डार्क जोन में है। हमारा अपने जिले के 7 में से 5 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में है। लोगों को परवाह फिर भी नहीं है, क्योंकि पानी चोए जो नीचे जाते जा रहे हैं। मैं जो सामान्य तौर पर विश्लेषण के बाद एक संदेश देता हूँ कि केवल 2 संकल्प करना। एक, पानी बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण करेंगे। वर्षा जल ही एकमात्र साधन है पानी का। पानी किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में हम क्या करें? पानी को बर्बाद करना बंद कर दें। और बर्बाद करने के लिए क्या है, आम आदमी को आप देखेंगे बहुत बार, क्योंकि मेरा तो एक मिशन है इसलिए मैं तो मेरी तो नजर ही उस पर जाती है कि टूटी खोल लेंगे और वो चलती रहेगी। हाथ धोने हैं, साबुन लगा रहे हैं, तो साबुन लगा रहे हैं उसमें पानी जो इतने टूटी बंद कर दे, नहीं चलती रहेगी। मतलब लापरवाही, बस केवल लापरवाही। और ये काम अनपढ़ आदमी करता है, उसे तो समझाने की बात है
एक पढ़ा लिखा आदमी जो कहता है हाँ पानी की बहुत कमी है, तो तुम कर क्या रहे हो, आप उस कमी को बढ़ा रहे हो। तो आपने कहा कि मैंने अकेले ने शुरुआत की थी, बाद में मेला बढ़ता गया। तो आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? कुछ एनजीओज ने आपको सम्मान भी दिए? मुझे भारत सरकार ने जल रक्षक का एक बड़ा सम्मान दिया, और वो किसी और को नहीं मिला, केवल मुझे मिला जल चालीसा के कारण। ये जो जल चालीसा है, ये इसकी अब तक 75,000 कापियां मैं वितरित कर चुका हूँ। और अभी नहीं, किसी एनजीओ ने स्पॉन्सर किया अपनी जेब से? हाँ, ये सब मैं अपने पास से छुपाता हूँ। मेरा ये मानना है कि भगवान जो कुछ दे रहा है इसीलिए दे रहा है कि हम जनहित में उसका खर्च करें, ताकि वो और देता रहेगा। मुझे जैसे जैसे मैं करता हूँ मुझे कहीं कमी नहीं हुई, बढ़ रहा है। और आप इतना बिजी शेड्यूल है आपका, आप वकालत भी करते हैं, टैक्सेशन की प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके अलावा इतना समय कैसे निकाल लेते हैं आप? इसके लिए एक शब्द है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन के साथ हम सब काम कर सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस में अब तो ऑनलाइन होने की वजह से मुझे वैसे बहुत समय है, लेकिन पहले जब दफ्तर में जाना होता था, लोगों के केस करवाने होते थे, और उसके साथ साथ मैं अपील वर्क भी करता था, और अपने नहीं 8-10 और वकीलों के केसेस भी अपील के मेरे पास आते थे। पहली अपील रोहतक जाना होता था, दूसरी अपील में ट्रिब्यूनल में चंडीगढ़ जाना होता था, इनकम टैक्स सेल टैक्स दोनों में मैं अपील वर्क करता था, और महीने में 5-4 बार भी इस काम से जाना होता था। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जब वो काम प्रायोरिटी का है तो वो पहले करना है, अन्यथा ये काम जरूरी है तो ये करना है। समय के प्रबंधन के साथ आदमी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये योजना थी कि सारी नदियों को आपस में जोड़ा जाए, ताकि कहीं अकाल ना पड़े और कहीं बाढ़ ना आए। अब आप देखते हैं, बिहार की मैं बात करूं तो कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है, तो वो बिहार ही नहीं पश्चिम बंगाल को भी नुकसान करती है। वास्तव में ये जो व्यवस्था है इसको सरकारों ने पहले गंभीरता से लिया ही नहीं। वाजपेयी जी ने पहली बार इस विषय को समझने की कोशिश की और एक योजना उनके दिमाग में आई, लेकिन उन्हें इतना समय नहीं मिला कि उसे उस योजना को कार्यान्वित कर सके। उसके बाद जो सरकार आई उसने फिर उसको, आप मोदी साहब से उम्मीद करते हैं? इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो मैं एक नागरिक के नाते जानता हूँ कि अच्छी बात को भी राजनीतिक बस्ते में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो अच्छी योजना है उसको भी ठंडे बस्ते में पड़ने से वो रह जाती है। अभी हमारी जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2019 में जो उनकी सेकंड टर्म थी उस समय उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। अब वो जल शक्ति मंत्रालय केवल जल की बात को पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से करता है। जल जीवन मिशन है, अटल भूजल योजना है, इस तरह से कई योजनाएं उन्होंने बनाई है। अब लोग उसका भी लाभ नहीं उठाने के तैयार। अटल भूजल योजना, मुझे हरियाणा सरकार ने उसका राज्य स्तर पर सलाहकार मनोनीत किया। कृषि विभाग, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग जो है, उनके SC एक्शन के साथ वो मुझे कई बार गाँव में ले गए। एक पूरे हरियाणा की अधिकारियों की वेबिनार हुई थी, मैं अकेला उसमें वक्ता था, और उन सबको गाइड के इसको हम प्रैक्टिकली लोगों में क्या कहें। तो मेरा क्या मानना है, वो जैसे गांव में गए, लोग समझते हैं कि अधिकारी हैं, इनका कोई मतलब होगा, एक मानसिकता बनी हुई है कि अधिकारी जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्हीं का लाभ, और खास तौर पे ग्रामीण अंचल में ये और भी ज्यादा। तो मैंने उन लोगों को समझाया कि ये पानी जो नीचे जा रहा है, जिसके लिए आपको बार बार पाइप लगानी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, बोर दोबारा कराना पड़ता है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। पानी तुम फालतू निकालते, मोटर चलाई ट्यूबवेल पे और जाके सो गए। खेत को चाहिए 10,000 लीटर पानी और पानी निकल गया 20,000 लीटर, तो वो 10,000 लीटर पानी, 5,000 लीटर पानी जो तुमने फालतू निकाल लिया एक बार में, उसके कारण से वो पाइपें बदल गई।
अटल भूजल योजना में क्या है कि वर्षा जल को उसी ट्यूबवेल के माध्यम से नीचे पहुंचा दिया जाए। जी, और कितनी बड़ी बात है, रिचार्ज बोर जिसको बोलते हैं। वो रिचार्ज सिस्टम बिना किसी खर्च के, या थोड़ा सा मतलब 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च करके एक सिस्टम को करना, और उससे क्या लाभ होगा कि वो पाइप जो और डालनी पड़ती है, जो पानी का लेवल नीचे जाया जा रहा है, वो रुक जाएगा। पानी की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि बरसात का जो पानी है वही तो बेस्ट है, नेचुरल। सर्वोत्तम पानी है। और जो जमीन का पानी है उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो कमजोर है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वर्षा का पानी स्टोर करते थे, वो वर्षा जल संग्रहित करते थे। मैंने खुद बचपन में देखा है, मेरा बाल्यकाल गंगानगर राजस्थान में बीता। तो मेरी माँ को देखा मैंने, और जो आस पड़ोस की महिलाएं थी, चद्दर खेस यानी वो लिया, और जो बरसात का मौसम हुआ तो 4 कोनों पे बांध दिया। वो पानी जो उसमें पड़ा वो नीचे बर्तन रख दिया, बाल्टी टब वगैरह। उनके जमाने में टब की छनकर बर्तनों में जाता तसले था, होते थे, छनकर जाता था। वो पानी गिर रहा वहां और भरे जा रहे हैं। उसके 2 लाभ होते थे। एक तो उस जमाने में पानी दूर से लाना पड़ता था, वो नहीं लाना पड़ा। यदि कोई मोल पानी लेता था, ये कहार पानी डालते थे घरों में, तो वो कम लाना पड़ा और अच्छा पानी मिल गया। तो इस तरह से वो संग्रहित करते थे और वो पानी की कमी को इसी प्रकार से दूर भी कर लेते थे। कोई समस्या नहीं है। अभी कुल वर्षा जल का 8% संग्रहित हो रहा है। मैं कहता हूँ यदि वो 18, 28, 38 में हम चले जाए जी, तो किसी रमेश गोयल के जल संरक्षण की अपील की जरूरत नहीं रहेगी। आपको कोई नहीं कहेगा कि पानी पाइप लगा के ना दो, हम अपने अतीत की तरफ जाएं। दो, यानी आप उस समस्या का हल तो करो ना। समस्या हमारी अपनी जनरेटेड है। गोयल साहब, पिछले दिनों आपने देखा अभी एसवाईएल का मामला सुलझा नहीं और बीबीएमबी विवाद हो गया 2 राज्यों के बीच जल को लेकर। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का जो मामला आपने सारा देखा, और बाद में मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि वो वाटर ट्रीटी जो है वो हम रद्द करते, सिंधु जल नदी वाला जो है समझौता। वास्तव में ये जो हमारी आवश्यक आवश्यकताएं, उन पे भी जब राजनीति होती है तो बहुत घटियापन उस बात में लगता है। और ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक विषय है, आम आदमी से जुड़ा नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि पुलिस फोर्स उसकी है, अपनी है, जाके और उस अधिकारियों को उन्होंने बंधक बना लिया, हाउस अरेस्ट कर दिया और कब्जा कर लिया, और हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना। अब जब एक केंद्रीय प्रोजेक्ट है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका जो भी भाग है वो मिल रहा है उन्हें, उसमें उनका कोई नियंत्रण भी नहीं है। सिर्फ अपनी स्टेट के लोगों को दिखाने के लिए, केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कि देखो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उसमें उनकी फजीती हुई, इसलिए कि कोर्ट ने भी ये कहा कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। और जब केंद्र ये सोच करके कि चलो आराम से निकल जाए ना, टेढ़ी उंगली करनी पड़े, वरना तो वो मिलिट्री को भेज दे वहां। जी जी, 2 मिनट लगते हैं। गोयल साहब, इसी से जुड़ी एक बात और कहूंगा। पिछले दिनों बड़ा चला कि यमुना की जल जो है सफाई हो, गंगा की सफाई हो। भी हमारी नदियों में जो कूड़ा ऊपर जब पर्वत से तो आती है तब तो बहुत साफ सुथरा निर्मल जल होता है, लेकिन आगे जाके कूड़ा करकट सब मिक्स होता जाता है। क्या क्या चीज नहीं है जो लोग उसमें बहा देते हैं। ये भी हमारी मानसिकता की बात है। कुछ हमारे लोगों को पहले तर्क पे कोई बात आधारित समझ नहीं आती थी, तो हमारे बुजुर्गों ने, धार्मिक गुरुओं ने उसे धर्म से जोड़ के बता दिया। जी, अभी इस पानी से अलग मैं एक बात बताता हूँ। यूं कहते हैं कि तुलसी चबानी नहीं चाहिए, पाप लगेगा। अब तुलसी क्यों नहीं चबानी चाहिए? कि उसमें पारा होता है, यदि हम चबाएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। अब यदि उस समय उन्हें ये कहते हैं दांत खराब हो जाएंगे, तो वो कहते हैं ये उसमें कोई भूत होगा। यानी हम कोई पूजा सामग्री को लें, पूजा पाठ करें और उसे नदी में बहा दें। आरंभ में ऐसा ही था। अब उस समय वो थोड़ी सी होती थी, जनसंख्या कम थी,
चल जाता था, पानी बहुत था, पता नहीं लगता था। अब उसकी मात्रा बढ़ते जा रही है, अब कूड़ा बढ़ता जा रहा है, और जब हम उस कूड़े को उसमें डाल दें नदी में, तो निश्चित रूप से पानी गंदा हो जाएगा। रमेश गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक भास्कर समूह ने इन्हें जल स्टार की उपाधि दी, लोग इन्हें जल योद्धा कहते हैं। बड़ी संस्थाओं ने इन्हें हरियाणा रत्न की उपाधि दी, और मैं सिरसा की जनता की तरफ से सरकार को ये कहूँगा कि जितना ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए इनको भारत रत्न का अवार्ड इनको जरूर मिलना चाहिए। हम सिरसा वासियों की इस तरह की गुजारिश है। और बाकी मैं लोगों से ये कहूँगा कि आज पर्यावरण दिवस है, पौधे जरूर लगाएं। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और जैसा गोयल साहब ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बड़े ढंग से करें और आसपास सफाई रखें, कूड़ा करकट ना होने दें। इस तरह से तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस जो है इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।